Hello everyone, this is part 4 of our class 9th NCERT Civics chapter 5 Democratic Rights. Right against exploitation. Once the right to liberty and equality is granted, it follows that every citizen has a right not to be exploited. तो देखो जब एक बार राइट टू लिबर्टी और इक्वालिटी दे दिया जाता है ना, तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि हर एक सिटीजन का ये अधिकार है कि उसकी कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, कोई भी उसको शोषण ना कर सके। ये राइट है कि वो शोषित ना हो। Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker section of the society. तो देखो हालांकि लिबर्टी और इक्वालिटी का राइट मिलने के बाद ये बात हो जाती है कि किसी भी सिटीजन को एक्सप्लॉइटेशन ना हो, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ऐसा लगा कि ये ना काफी नेसेसरी जरूरी हो जाता है कि कुछ प्रोविजंस को क्लियरली लिख दिया जाए ताकि ना जो वीकर सेक्शन की एक्सप्लॉइटेशन या फिर शोषण होता है उसको बचाया जा सके, उनका शोषण ना हो। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ना तीन स्पेसिफिक इविल्स या फिर तीन स्पेसिफिक जो गंदे काम होते हैं ना, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया है एंड डिक्लेयर्स दिस इलीगल। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले ना ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिक को प्रोहिबिट करता है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है ना उसको प्रोहिबिट निषेध कर देता है। तो ट्रैफिक का मतलब क्या हो जाता है? ट्रैफिक हेयर मींस सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स यूजुअली वुमेन फॉर इमोरल पर्पसेस। तो देखो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिक का मतलब है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी खरीदना या बेचना, इस एक्टिविटी को कहते हैं ट्रैफिकिंग। और यूजुअली ये विमेन की जाती है इमोरल पर्पसेस के लिए। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। सेकंड कौन सा है? सेकंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स्ड लेबर को या फिर बेगार को किसी भी तरीके से प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरह से बेगार नहीं होनी चाहिए। कि बेगार क्या होता है या फोर्स्ड लेबर कह लो, बेगार होता है वो प्रैक्टिस। बेगार इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट नॉमिनल रेम्यूनरेशन। तो बेगार एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें ना वर्कर को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी सर्विस, अपनी सेवाएं किसी एक मास्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे, या फिर बिल्कुल कम पारिश्रमिक, मतलब बहुत कम पैसों में, या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी सर्विसेज किसी को दे, उसको फोर्स किया जाता है। When this practice take place on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor. और जब यही प्रैक्टिस, बेगार की प्रैक्टिस एक लाइफ लॉन्ग बेसिस पर चलती है कि जब तक जीवित हो तब तक करते रहो इस तरह से, तब ये प्रैक्टिस कहलाती है बॉन्डेड लेबर। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। तो देखो पहली थी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मेंशन की है, दूसरी है बेगार, और तीसरी कौन सी है? चाइल्ड लेबर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। नो वन कैन employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work such as railways और ports। तो कोई भी किसी भी बच्चे को ना, कोई भी किसी भी बच्चे को जो कि 14 से कम की एज का है, उसको किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकता, ना ही किसी और हैजार्डस वर्क में उसको यूज कर सकता है, जैसे कि रेलवेज या पोर्ट्स जैसे जो थोड़े जानलेवा काम होते हैं, हैजार्डस काम होते हैं ना, इधर किसी भी 14 से कम एज वाले बच्चे को काम पे नहीं रख सकता कोई भी। यूजिंग दिस एज द बेसिस, many laws have been made to prohibit children from working in industries such as बीड़ी making, firecrackers and matches, printing and dyeing। तो देखो क्योंकि ये कुछ बातें बताई गई है कि 14 ईयर से छोटे बच्चे को फैक्ट्री, माइन, हैजार्डस वर्क नहीं कराए जा सकते, तो इन्हीं चीजों को बेसिस बनाते हुए ना कई लॉज जो है वो ऐसे बने हुए हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं कि चिल्ड्रन को कभी भी इंडस्ट्रीज जैसे कि बीड़ी मेकिंग हो गई, बीड़ी बनाने वाली, फायर क्रैकर्स पटाखों की इंडस्ट्रीज, मैचिस माचिस या फिर प्रिंटिंग डाइंग, इस तरह की इंडस्ट्रीज में काम नहीं करवाना। उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी इस तरह की जगह पर, किसी भी तरह से उनको काम नहीं करवाना जो कि 14 से एज की कम के है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल। राइट टू फ्रीडम में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आ जाता है। इन दिस केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी पर्टिकुलर टू स्टेट इट आउट क्लियरली। तो देखो इस केस में भी वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात को भी एकदम क्लियरली मेंशन कर देना चाहते थे। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। तो अपना इंडिया ना एक सेक्युलर स्टेट है। मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। तो जैसे दुनिया के कई हिस्सों में होता है वैसे ही अपने इंडिया में भी जो लोग है ना अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। और कुछ तो हो सकते हैं जो किसी भी रिलीजन में ना भी मानते हो। सम मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। Secularism is based on the idea that the state is concerned only with the relations among human beings and not with the relation between human beings and gods। तो देखो सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म ना इस एक आइडिया पर बेस्ड है कि जो स्टेट है, मतलब जो देश या राष्ट्र है, उसको सिर्फ ह्यूमन बींग्स के आपस में कैसे रिश्ते हैं उससे लेना देना है। सिर्फ स्टेट रिलेशन अमंग ह्यूमन बींग्स उससे ही कंसर्न है, मतलब ह्यूमन बींग्स के बीच में कैसे रिलेशन है, स्टेट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि ह्यूमन बींग्स और गॉड के बीच में क्या रिलेशन है। A secular state is one that does not establish any one religion as official religion.
एक सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होता है या वो राष्ट्र होता है जो कि ना किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन की तरह एस्टेब्लिश नहीं करता। इंडियन सेक्युलरिज्म प्रैक्टिसेस एन एटीट्यूड ऑफ अ प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। तो जो इंडियन सेक्युलरिज्म है ये कैसा एटीट्यूड रखता है? इंडियन सेक्युलरिज्म का एटीट्यूड कुछ इस तरह का है कि इंडियन सेक्युलरिज्म हर एक रिलीजन से एक प्रिंसिपल्ड और इक्वल डिस्टेंस रखता है, मतलब हर एक रिलीजन से बराबर की दूरी बनाए रखता है कुछ सैद्धांतिक तरीकों पर बेस्ड। द स्टेट हैज टू बी विद न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन डीलिंग विद ऑल रिलीजन्स। तो स्टेट को एकदम न्यूट्रल और इम्पार्शियल, मतलब किसी भी एक रिलीजन की तरफ ज्यादा झुकाव भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए स्टेट को। तो ये कुछ इंडियन सेकुलरिज्म इस तरह का है कि ना तो वो किसी एक के लिए ज्यादा पार्शियलिटी करता है, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस द रिलीजन तो ही और शी बिलीव्स इन। तो इंडिया में हर एक व्यक्ति के पास किस अपने अपने रिलीजन को मानने का, उसको प्रैक्टिस करने का और उसको फैलाने का पूरा पूरा अधिकार है। एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। हर एक रिलीजियस ग्रुप या संघ हो गया, सेक्ट हो गया, वो अपने अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए फ्री है। A right to propagate one religion, however, does not mean that a person has the right to compel another person to convert into his religion by means of force, fraud, इंड्यूसमेंट और एल्योरमेंट। तो देखो ये राइट तो मिला है कि व्यक्ति अपने रिलीजन को मान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट तक कर सकता है, मतलब फैला भी सकता है। लेकिन फिर भी ये जो राइट टू प्रोपोगेट वन रिलीजन है ना, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को ऐसा कह दे या कंपेल करे, थोड़ा फोर्स करे कि आप उसके रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट या लॉरमेंट के तरीके से, मतलब कि ना तो आप फोर्स से, ताकत से किसी को रिलीजन चेंज करा सकते हो, ना ही उसके साथ कोई फ्रॉड करके धोखाधड़ी भी नहीं करनी, ना ही कुछ प्रलोभन देना। इस तरह की चीजें करके आप रिलीजन किसी का कन्वर्ट नहीं करा सकते। ऑफ कोर्स अ पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज ओनर इज हिज हर ओन विल। तो मतलब देखो ये तो बता दिया कि आप चेंज नहीं करा सकते फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट या अलॉरमेंट के तरीके से, लेकिन फिर भी एक पर्सन अपनी इच्छा से रिलीजन चेंज कर सकता है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो देखो फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन का मतलब ये नहीं हो जाता कि व्यक्ति रिलीजन के नाम पर कुछ भी किए जाए। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एज ऑफरिंग टू सुपर फोर्सेस और गॉड्स। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे एनिमल्स का सेक्रीफाइस, मतलब जानवरों की बलि, या फिर ह्यूमन बींग्स की ही बलि नहीं दे सकता, कुछ इस तरह से बातें कह के कि ये हम गॉड्स को या फिर किसी सुपर फोर्स को ऑफरिंग्स कर रहे हैं। तो ये सब अलाउड नहीं है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस व्हिच ट्रीट वुमेन एज इंफीरियर और दोस दैट इन्फ्रिंज वुमेन्स फ्रीडम आर नॉट अलाउड। तो ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो कि वुमेन को थोड़ा नीचा दिखाए, जो कि नीचे की तरह ट्रीट करे, या फिर किसी विमेन की फ्रीडम की जो राइट्स है ना, किसी विमेन की फ्रीडम को इन्फ्रिंज करे, मतलब उल्लंघित करे, तो वो सब भी अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट फोर्स अ विडो टू शेव हेड और वियर व्हाइट क्लोथ्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि कोई भी किसी विडो को ऐसा फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपने सिर को शेव करे या फिर व्हाइट क्लोथ्स पहने। A secular state is one that does not confer any privilege or favor in on any particular religion. Secular state वो state है जो कि ना किसी ना particular religion को कोई favor या फिर privilege नहीं देता। Nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. देखो ना तो कोई privilege या favor दी जाती secular state में किसी particular religion को, लेकिन साथ ही साथ कि कोई suppose कोई एक religion को follow कर रहा है तो उस religion के basis पर discriminate या punish भी नहीं किया जाता लोगों को। Thus, the government cannot compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कंपेल नहीं कर सकती कि आप टैक्स देने लग जाओ, ताकि क्योंकि आप अपने किसी रिलीजियन या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की मेंटेनेंस या प्रमोशन कर रहे हो तो इसके लिए टैक्स देने लग जाओ। गवर्नमेंट ऐसे किसी को कंपेल नहीं कर सकती। There shall be no religious instruction in the government educational institutions. In educational institutions managed by private bodies, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship. तो देखो जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उधर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये भी एक बात होती है सेक्युलर स्टेट में कि जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उधर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। और जो प्राइवेट बॉडीज होती है ना, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट बॉडीज मैनेज करती है,
तो उधर भी किसी व्यक्ति को ऐसे कंपेल नहीं कर सकते कि ये, अब सपोज कोई रिलीजियस वर्शिप हम करते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप भी ज्वाइन करो, या फिर कोई एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में आप पार्ट लो। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पार्ट लेने के लिए भी आप कंपेल नहीं कर सकते प्राइवेट बॉडीज में, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को प्राइवेट बॉडीज मैनेज कर रही होती है। Cultural and educational rights. You might wonder why the constitution makers were so particular in providing written guarantees of the rights of the minorities. तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये माइनॉरिटीज के राइट्स जो होते हैं इनकी सभी गारंटीज को एकदम लिखित तरीके से क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं। वाई आर देयर नो स्पेशल गारंटीज फॉर द मेजोरिटी। तो ऐसी स्पेशल गारंटीज जो माइनॉरिटी को मिलती है वो मेजोरिटी को क्यों नहीं मिलती। वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द मेजोरिटी। तो इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी काम ही इस तरह से करती है कि मेजोरिटी के पास पावर रहती है। इट इज द लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन। क्योंकि देखो मेजोरिटी के पास तो पावर रहती है डेमोक्रेसी में, तो इसीलिए जो माइनॉरिटीज के लैंग्वेज कल्चर और रिलीजन हो जाते हैं ना, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत हो जाती है। Otherwise, they may get neglected or undermined under the impact of the language, religion and culture of the majority. अगर इनको स्पेशल प्रोटेक्शन ना मिले माइनॉरिटी को, तो हो सकता है कि उनको निग्लेक्ट कर दिया जाए या फिर कम आंक लिया जाए, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज, रिलीजन या कल्चर है इस पर मेजोरिटी का इम्पैक्ट ज्यादा होएगा, क्योंकि मेजोरिटी में लोग ज्यादा होते हैं ना, पॉपुलेशन। दिस इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो होते हैं ना माइनॉरिटीज को, इनको स्पेसिफाई कर देता है। किस तरह से, देखो ये कुछ स्पेसिफाई किए हुए हैं। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। कोई भी सिटीजन्स का सेक्शन है जो कि डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, या उनका कोई अलग लैंग्वेज या कल्चर है, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो उसको कंजर्व करें। Admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. तो देखो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको सपोज गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, या फिर उसको गवर्नमेंट एड मिल रही है, तो ऐसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी को भी ना एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता, किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता रिलीजन या लैंग्वेज के ग्राउंड्स पर। ये बात कह के कि आपका रिलीजन ये है या लैंग्वेज ये है, इस बात पर किसी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता उधर एडमिशन। All minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Here, minority does not mean only religious minority at the national level. In some places, speaking a particular language are in majority. People speaking a different language are in a minority. तो देखो जितनी भी minorities है ना, उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करके उनको एडमिनिस्टर करें। अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हर एक माइनॉरिटी को ये अधिकार है। इधर माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं हो जाता नेशनल लेवल पे। कई प्लेसेस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है उसको मेजोरिटी में बोला जाता है, लोग उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग मेजोरिटी में है, और जो दूसरी लैंग्वेज है वो माइनॉरिटी में है। ऐसा भी हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी माइनॉरिटी माना जाता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं। तेलुगु स्पीकिंग पीपल फ्रॉम अ मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश बट दे आर माइनॉरिटी इन नेबरिंग स्टेट्स ऑफ कर्नाटका। तो देखो एग्जाम्पल से बताया है कि रिलीजियस ही नहीं। अब देखो तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो है वो आंध्र प्रदेश में तो मेजोरिटी में है, लेकिन नेबरिंग स्टेट है कर्नाटका, उधर तेलुगु स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में हो जाते हैं, क्योंकि उधर तेलुगु लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कम है, तो उधर वो माइनॉरिटी बन जाती है कर्नाटका में। सिक्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन पंजाब। अब रिलीजियस बेसिस पर देखो सिक्स जो है वो पंजाब में तो मेजोरिटी में है, लेकिन राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में वो माइनॉरिटी में है। बट दे आर इन माइनॉरिटी इन राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।